हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th पार्ट 2 बुक आपको पढ़ाई जा रही है। टोटल इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 43 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, 8th एंड 9th, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं। उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं डालूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप इन तीनों चैप्टर्स को एकदम डिटेल में समझ सकते हैं। लेट अस सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट में जाइए। कोई भी टॉपिक हो, मानो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आ रहा, सेपरेट वेरिएबल का कुछ पता नहीं चल रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। आपका काम है बस उन लेक्चर्स को देखना। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको देख के समझो, आराम से सभी क्वेश्चंस तुम बना लोगे। इवन के डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी सब मैंने करवा रखी हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर आपको वहां से कर लेने हैं। और वेक्टर अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, आपको फिनिश हो चुका है हमारा एनसीईआरटी से। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कब मिलेंगे? जो आपको मैथ्स में 8 to 9 डेज का ब्रेक है, उसमें मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। लेकिन वो करने का फायदा तभी होगा अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और जितनी भी थ्योरी लिखी है हर एक चैप्टर की, सब एकदम टिप्स पे चाहिए। फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, नहीं तो भाई एनसीईआरटी को लगे रहे हो तुम फाइनल तक, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। जिसको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, आराम से वो 80 में से 70 मार्क्स ले सकता है, इवन के फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक, सो प्लीज 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 एनसीईआरटी परफेक्ट कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको मैथ्स में जो ब्रेक है उसमें करवा दूंगा। तो पार्ट 2 बुक चल रही है, 7 चैप्टर है। अभी जस्ट हमने आपका जो है वेक्टर फिनिश किया है। वेक्टर में दैट यू नो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, प्रोजेक्शन, मिसलेनियस एक्सेस, सब करवा दिए। 7 मार्क्स का लास्ट टाइम आया था ये। तो ये वेक्टर के कुछ नोट्स हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, सब एक्सरसाइज वाइज करवाया है, क्रॉस प्रोडक्ट एवरीथिंग। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और लास्ट टाइम भी ये मतलब 7 मार्क्स है, जितने वेक्टर है उतने ही मार्क्स का ये आया था। 7 दोनों 14 मार्क्स के। अब यकीन करें, मैं आपको समझा रहा हूं कि 14 मार्क्स एकदम फ्री के मार्क्स हैं। इनका जो क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है अगर वो है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने, तो आपका 14 मार्क्स बड़े आराम से आ जाते हैं। 3D का जो क्वेश्चन है वो कई बार वैसा आता है जो बुक में नहीं है, इमेज वाला आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला आता है। वो क्वेश्चन जरूर करने, जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं अभी जो चैप्टर आपका 3D स्टार्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में आपको पता है बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज है। सिर्फ लाइन जो टॉपिक है वो सिलेबस में है, प्लेन पहले हुआ करता था, वो सब डिलीट हो चुका है। तो जितना सिलेबस में है वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नोट्स बनाओ प्यारे से और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो मेरे साथ। हर एक चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 मार्क्स का है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो आप सीखते हो दैट इज डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा दी है वेक्टर में, लेकिन यहां पर लाइन को लेकर है, लाइन सेगमेंट के हम डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं थोड़ी रिवीजन ले लूं वेक्टर में। जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है, मानो 3i माइनस जे प्लस 2k। अगर आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज पूछ ली जाती हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं इसके, उन्हीं को तुमको लिख देना है, ठीक है। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। और इसी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ली जाए, तो सबसे पहले आप इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये तुम्हारे पास वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस 2k। इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, कोफिशिएंट जो आई जे के उनका स्केयर कर दिए। 3 का स्केयर 9, माइनस 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको हम सेपरेट करें इसका एलसीएम, तो 9 4 13 और 1 14, ठीक है। तो 3/√14i और माइनस ये, और इसके नीचे भी √14 अलग से लिख लेंगे और इसके नीचे भी √14 अलग से लिखें। तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बना, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको तुमको डायरेक्शन कोसाइन बोलना है, ठीक है। तो 3/√14 माइनस 1/√14 एंड 2/√14, दैट्स ऑल। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। फिर इस पे नोट भी रहता है, इस पे नोट भी रहता है डायरेक्शन कोसाइंस दैट यू नो, एल एम और एंड से हम इनको डिनोट करते हैं।
ये होता है कॉस अल्फा, ये होता है कॉस बीटा और ये होता है कॉस गामा। इसमें जो अल्फा बीटा गामा है ये डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अल्फा बीटा गामा दे आर डायरेक्शन एंगल्स। ये रिस्पेक्टिवली जो वेक्टर है वो बना रहा हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बन रहा होता है और जेड एक्सिस के साथ गामा बन रहा होता है। तो सारी ये बेसिक नॉलेज मैंने वेक्टर में तुम्हें पढ़ा दी है, उसी का रिवीजन चल रहा है। इसका बहुत काम है इसलिए आपको फिर से लिखवा रहा हूं नोट में, दैट यू नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस नोट की बड़ी इंपॉर्टेंस है वेक्टर में भी और 3D में भी, तो अच्छे से इसको समझ ले। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, प्रीवियस नॉलेज। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो यहां पर अब आपको क्या मिलेगा कि जैसे कोई 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, लेट अस सपोज ए है 1 2 -3 और दूसरा पॉइंट आ गया बी, तो ये किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। तो बोलेगा यार इसकी डायरेक्शन रेशियोज बताओ, अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ठीक, तो जब 2 पॉइंट उस लाइन के ऊपर पता है तो डायरेक्शन रेशियोज में ऑलरेडी इसका बता चुका हूं वेक्टर में, मैं फिर से बता रहा हूं, इनके रिस्पेक्टिवली आपने कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके पोजीशन वेक्टर बनाओ ओ ए ओ बी, फिर ए बी वेक्टर बनाओ, तो जो ए बी वेक्टर आएगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जो कि मैं वही लिखने वाला हूं, रिस्पेक्टिवली माइनस करने। पहला पहले से माइनस होगा, -3 -1, दूसरा दूसरे से माइनस होगा और तीसरा तीसरे माइनस होगा, और ऑर्डर में माइनस करना है। ठीक है, ऑर्डर में मतलब अगर इधर से तुमने स्टार्ट किया तो ऐसे ही माइनस करना है, अगर इधर से किया तो ऐसे माइनस करना है, करो जैसे मर्जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास आ गया -4, 4 में से 2 गया 2, 5 -3 + 8 हो गया। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती, ये जो डायरेक्शन रेशियो है आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होता। ये जो डायरेक्शन रेशियोज है आप इनमें देखो कोई सेम नंबर कॉमन है, वो देखो। अब देखें 4 2 और 8 में 2 कॉमन है, तो आप वो 2 को हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर में ये लिखा होता है, तो आपको भी ऐसे कोई कॉमन सेम चीज आएगी तो उसको हटा देना है। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। कई बार माइनस का भी फर्क होता है, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ 4। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, तीनों आंसर वैलिड हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि वहां मैच नहीं कर रहा, वो कॉमन लिया होगा आपने, उसने कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर 2 पॉइंट्स दिए तो डायरेक्शन रेशियोज आपको कैसे निकालनी, आगे समझ। अब यहीं से वो इसी टॉपिक पे पूछ लेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालनी। ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रही तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस। देखो पहले तो तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज ही निकालनी है, उसके बाद ही डायरेक्शन कोसाइंस निकालें। तो डायरेक्शन रेशियो जो तुम्हारे पास आ गई हैं, मानो इनको मैं ले लेता हूं, इन्हीं को तुम्हें रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देना है जिस वेक्टर की ये डायरेक्शन रेशियोज है उसके मैग्नीट्यूड से। यानी ये जो नंबर आ गए तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई, इनको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर सम कर दीजिए। तो यहां पर -2 के नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर होगा 4, इसका 1, 4 and 1 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। तो √21 सबके नीचे लिख देने। तो बात तो वहीं पर आ गई ना कि यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं का जो है जो आईजे के कोफिशिएंट है उनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। सेम चीज यहां पे चल रही है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि लाइन दे दी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वेक्टर ही बनाया हमने एक तरह से। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। इज इट क्लियर? तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसका करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप तुम मस्त तरीके से बना सकते हो। अल्फा बीटा गामा दैट यू नो क्या होते हैं। अब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनकी डायरेक्शन रेशियोज भी पूछ ली जाती हैं। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो होती हैं 1 0 0, वाई एक्सिस की होती हैं 0 1 0 और जेड एक्सिस की होती हैं 0 0 1। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, दैट यू नो ये सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। यानी जो अल्फा है वो भी 90 डिग्री है। सॉरी, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं पहले, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री का, और जो बीटा होगा यानी यही लाइन हमारी एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है कितना एंगल 90 डिग्री, तो उस टाइम पे बीटा हम 90 डिग्री लिखेंगे, और यही जेड एक्सिस कितना बना रही है 90 डिग्री, तो गामा भी कितना हो गया 90। तो दैट यू नो डायरेक्शन रेशियोज होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये होती है डायरेक्शन रेशियोज। तो मैं एक्स एक्सिस की निकाल रहा हूं, तो एक्स एक्सिस के जो एंगल्स हैं
एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई जेड और एक्स के साथ, तो वो है 0, 90 और 90। तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0 1 हो जाएगा, और कॉस 90 ये हो जाएगा 0 0। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस जो रेशियोज हैं या फिर कोसाइंस वो आ गई 1 0 0। इज इट क्लियर? ऐसे ही वाई एक्सिस की निकलेंगी सेम सेम, बस 1 लिखना है सेंटर में वाई के केस में, और जेड के केस में एंड में 1 लिखना है, दैट्स ऑल। निकलती है ऐसे ही। इतना अगर क्लियर है, फर्स्ट एक्सरसाइज मस्त तरीके से तुम्हारी बन जाएगी। तो मैं अभी तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश करवाता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी कर लेना, आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, अगर कोई लाइन 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये तीन एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। तो भाई मैंने आपको क्या बोला, अभी एक्स एक्सिस की मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकाली, ठीक है। तो एंगल्स आपको दे रखे हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो कॉस अल्फा पहली डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। तो देखिए यहां पर कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, बस आपको एंगल डालने इसमें और वैल्यू निकाल देनी, वेरी सिंपल। सेकंड एग्जांपल, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, तो कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो कोसाइंस कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो भैया 2 -1 और -2 को इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 से डिवाइड कर देना, सबको 3 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। बस ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया, बिल्कुल अभी इंट्रोडक्शन में समझा दिया, डायरेक्शन कोसाइंस फिर से निकाली, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसलिए 2 पॉइंट्स का आपको पहले समझा दिया। तो ये 2 पॉइंट दिए, तो पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और नीचे उनका मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे रिस्पेक्टिवली जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो मैं 3 -2 और 8 मिलेगा, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई। और बाद में माइनस करके जो मिला उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 एंड 4 13, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 प्लस किए 77। तो ये आ गई डायरेक्शन कोसाइंस। एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, अगर समझ आ गई तो फिर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। यह मैंने आपको भी बताया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है इनकी, अभी आपको समझा दिया मैंने, ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये आ गई 1 0 0 एक्स एक्सिस की, उसके बाद वाई एक्सिस की 0 1 1 और जेड एक्सिस की 0 0 1। हर एक क्वेश्चन निपटाना है, जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं ऐसे ही एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बनाना आपको, हर एक चैप्टर का, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत बार मैंने मतलब 3 से 4 बार तो पढ़ा ही दिया। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में था, सेकंड एक्सरसाइज में था, फिर थर्ड एक्सरसाइज में था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी था कहीं, ठीक है। तो ये है कोलिनियर पॉइंट्स आपको कैसे दिखाना। तो कोलिनियर पॉइंट का मैंने आपको बताया कि 2 वेक्टर बना दो यहां से ए बी बी सी, उनके जो कोफिशिएंट आई जे के वो प्रोपोर्शनल आएंगे, हो गया कोलिनियर प्रूफ। तो यहां पर भी सेम चीज ही कर रखी है, यहां पर तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज निकाल दी, देखो ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल दी और ये प्रोपोर्शनल है। इसको इससे करोगे 1/2 माइनस का आ रहा है, इसको इससे करोगे -1/2, इसको करोगे -1/2, तो ये प्रोपोर्शनल है। और इसमें बी पॉइंट एक कॉमन है तो इसलिए कोलिनियर हो गए, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। तो ये आपको एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में मैं आपको ये 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1, सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा आपको सॉल्व करके बताता हूं, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लेना मेरे बच्चे। 11.1 बताइए क्या लिखा है इसमें। इफ अ लाइन मेक्स दिस एंगल्स, तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेगा वो कर ही लेगा। तो फर्स्ट इसकी आएगी कॉस 90 डिग्री, फिर आएगा कॉस 135 डिग्री, फिर आएगा कॉस 45 डिग्री। अब आप बोलोगे सर हमें ये वैल्यूज ही नहीं पता, तो भाई ये वैल्यूज नहीं पता तो फिर गड़बड़ है, सीखो ये कैसे निकालते हैं। ये वाली तो निकालोगे, कॉस 90 तुम्हारा कितना होता है, कॉस 90 तुम्हारा 0 होता है। कॉस 35 अगर नहीं निकालना तो मैं समझा देता हूँ, जैसे कॉस 135 निकालना है तो हमेशा जो हॉरिजेंटल लाइन पे एंड पॉइंट होते हैं उनकी हेल्प लो। जैसे 180 में से क्या माइनस करें, क्या माइनस करें कि 135 आ जाएगा सर जी 45। तो अब ये क्वाड्रेंट के हिसाब से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कॉस 180 यानी 180 माइनस थीटा, सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो रेशो चेंज होनी ही नहीं, तो आएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। सर ये क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा भैया, इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए, प्लीज आप उसको सीखें।
cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस का आ गया। तो दूसरी डायरेक्शन कोसाइन आ गई -1/√2 और लास्ट में लगेगी 1/√2, दैट्स ऑल। अगर आपको डाउट हो कि आपकी डायरेक्शन कोसाइंस गलत आई हैं तो एक तो वही है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, वो करके देखो 1 आएगा, यानी इन तीनों का स्क्वायर सम करके देखो 1 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सेकंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, ये इधर भी वापस आ गया। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी जो इक्वल एंगल्स बना रही है, मतलब ये बोल रहा है अल्फा बीटा और गामा ये तीनों डायरेक्शन एंगल्स इक्वल है, तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। तो मेरे बच्चे जैसे ही आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये नोट ही हेल्प करेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो भैया जब अल्फा बीटा गामा सेम है तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को सेम ही कर दीजिए, लिख दीजिए। तो मैं थीटा ले लेता हूँ इन सबको, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 टाइम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा सर जी 1/3। व्हाट इज cos थीटा सर जी +-1/√3। तो यही वो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आपको इसको एंड में ऐसे लिख देना है +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट third if a line has direction ratios this and this, what are direction cosines? I hope that this you can do। एक सजेशन है कि इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिएगा या फिर -4 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये नंबर थोड़े से छोटे हो जाएंगे, उनको डायरेक्शन रेशियोज मानते हुए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, कोसाइंस आ जाएंगी। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अभी समझा दिए एग्जांपल में कोलिनियर आपको कैसे करना है, ठीक है। ए बी और बी सी दो वेक्टर बनाओ, या नॉर्मली ए बी और बी सी की डायरेक्शन रेशियोज निकालो, वो प्रोपोर्शनल आएंगी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन ट्राइंगल देख के घबराना नहीं, ये क्या पूछा हुआ, बड़ा बेसिक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी। तो उसके लिए पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पड़ेगी, किसकी, साइड्स की, ट्राइंगल की साइड्स की। तो अगर तुम इसको ए बोलते हो, इसको बी बोलते हो, तो इसको सी बोलते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज, बी सी की डायरेक्शन रेशियोज और ए सी की डायरेक्शन रेशियोज। करने में थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट यू कैन डू। जैसे ए बी की डायरेक्शन रेशियोज मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो ए बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी, बोलो, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी, -1 -3 कितना हो गया, -4, 1 -5 -4, 2 -+4 इट इज 6। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई ए बी की, लेकिन इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है सेम, तो आई एम टेकिंग -2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ से -2 लिया तो -3 बचेगा। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अब इन्हीं को इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जैसे इनको मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगी। तो कैसे, 2 के नीचे कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 और 9 17, तो √17 से सबको डिवाइड कर देना। दूसरी भी 2/√17 आएगी, तीसरी आएगी -3/√17, दैट्स ऑल। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। जैसे मैंने ए बी की निकाली, ऐसे तुम बी सी की निकाल देना, ऐसे फिर तुम ए सी की निकाल देना, दैट्स ऑल। तो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, बड़े मस्त तरीके से तुम कर सकते हो, 100% करना। एमसीक्यू, अजर्शन, रीजन या कोई 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं पीपीटी पे, जिसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस को समझते हैं, उसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी करेंगे। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी आज थोड़ा सा हमने करना है, ठीक है। ये आपको समझा दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये टॉपिक चल रहा है। देखो पहले लाइन में भी टॉपिक हुआ करता था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स वाला भी आसान है, कोई टफ नहीं है, बट वो अभी सिलेबस में नहीं है। तो लाइन इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और किसी के वो पैरेलल है तो उसका इक्वेशन बनाना। आपको थोड़ा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ कि अगर कंफ्यूजन आपको हो रही है। आप सोचो 11th के बारे में, 11th में तुमने पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा स्ट्रेट लाइन। तो जब तुमने स्ट्रेट लाइन वहां पढ़ा तो तुमने क्या क्या सीखा, लाइन का स्लोप सीखा, फिर लाइन के 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना सीखा, है ना, स्लोप्स की कंडीशन सीखी, फिर आपने बहुत सारी इक्वेशंस बनाई लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सीखा कि नहीं सीखा।
जैसे तुमने स्ट्रेट लाइन के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे क्लास 11th में, ऐसे ही 12th में वेक्टर में 3D में तुम क्या पढ़ रहे हो, लाइन का एक बेसिक इक्वेशन क्या होता है वो तुम्हें सीखना है। जैसे 11th की अगर मैं बात करूं, 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में तुमने इस इक्वेशन को क्या कहा था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बोलो इसको क्या कहा था, इसको तुमने कहा था इंटरसेप्ट फॉर्म। ए और बी इंटरसेप्ट अगर आपको मिल जाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो दो इंटरसेप्ट लाइन बनाती है, अगर वो मिल जाते हैं तो इस फॉर्मूले से तुम लाइन का इक्वेशन बना सकते हो। ठीक, सेम चीज यहां पे हो रही है। हमारे पास जो लाइन है स्पेस में वो कुछ काम कर रही है, यानी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये आ गया, यानी एक पॉइंट लाइन के ऊपर तुम्हें पता चल गया। और दूसरा लिखा है पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और वही लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास हैं तो तुम लाइन का इक्वेशन बना सकते हो, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, दो सीखनी है हमको। जैसे ये इक्वेशन तुम कैसे बना पा रहे हो, क्योंकि इसकी लाइन की दो इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट पे कट कर रही है, जिसे आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बोलते हो। तो अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको पता चल रहा है तो भैया ये फॉर्मूला तुम बना सकते हो और इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो लाइन की। सेम चीज यहां पे होने वाली, तो इसे ध्यान से समझो। फॉर्मूला कैसे बना, फिर उसको अप्लाई करके बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करूंगा, फिर तुम मस्त तरीके से आगे वाले टॉपिक कर सकते हो। ठीक, चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो पहले यार ये 3D वाला कुछ बना लेते हैं हम सिस्टम। तो ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस आ गई, मानो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और तुम्हारी जो लाइन है स्पेस में वो है ये लाइन। इसका तुम्हें इक्वेशन बनाना है। अब इस लाइन के बारे में तुमको क्या पता है, इस लाइन के बारे में तुम्हें पता है कि यहां पर मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, लेट दिस इज अ गिवन पॉइंट, इसका नाम है ए रख लेते, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स इसके लेंगे हम x1 y1 एंड z1। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर इसका हुआ OA। तो पोजीशन वेक्टर भी मैं लिख लूंगा IJK की फॉर्म में। और एक पॉइंट आपको इसके ऊपर और रिलेट करना पड़ेगा जो लाइन को डिफाइन कर रहा है, जिसे हम सेट ऑफ पॉइंट्स कहते हैं, जनरल पॉइंट भी आप उसको बोल सकते हो। उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y z, और इसका पोजीशन वेक्टर भी हम ले लेंगे, दैट इज OP। OA का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम A से डिनोट कर लेते हैं। OP एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल वेक्टर बना, इसको हम R से डिनोट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो एक लाइन की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इस पॉइंट के बारे में, तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर हमने लेट वेट कर लिया इस पॉइंट का, इसको बोलते हैं गिवन पॉइंट, राइट। और उसके ऊपर एक पॉइंट आपको इन जनरल लेना ही पड़ता है, जैसे इस इक्वेशन में x और y क्या है, जनरल पॉइंट। तो ऐसे ही हमने इस लाइन के ऊपर ये जनरल पॉइंट ले लिया x y z। अब इसके बारे में भी हमने इसका पोजीशन वेक्टर R से डिनोट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए। अब एक इंफॉर्मेशन लाइन के बारे में और थी, लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन पॉइंट। जो लाइन है वो किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो वो वेक्टर भी तुम्हें यहां पे लेना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज कि वो वेक्टर तुम्हारा ये है, ये रहा वो तुम्हारा वेक्टर, लाइन जिसके पैरेलल है। ठीक, ये कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, इट इज अ वेक्टर, इसका नाम हम B रख लेते हैं। ठीक, और अगर B रखा है तो इसको हम कुछ लेट भी करेंगे, लेट इट इज AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक, तो दिस इज अ B वेक्टर। समझ आ गया? लाइन की कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चित्र बना दिया। अब ये चित्र बना दिया तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन गिवन इंफॉर्मेशन से बनती है। अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम इधर देखो, अच्छा लेट वेट तुम सब लिख लेना, वैसे ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बस आपको समझा रहा हूं कि इक्वेशन कैसे बनती है। ये तुमने सब लिख लिया। अब इसमें तुम देखो कि इस लाइन के ऊपर एक AP वेक्टर क्रिएट हो गया, A से लेकर P तक। तो इस AP वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूं, इस AP वेक्टर को क्या मैं इधर लिख दो, इस AP वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूं, इज पैरेलल टू अ B वेक्टर। ऑफ कोर्स तुम बोल सकते हो, क्यों? अरे AP किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर ही तो चल रहा है। तो अगर लाइन B के पैरेलल है तो AP भी तो B के पैरेलल ही हुआ। तो AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। यहीं से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको जब वेक्टर पढ़ाया आपको समझाया कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी IJK के जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जहां फिर एक वेक्टर दूसरे के इक्वल होता है सम लैम्डा टाइम। ठीक, तो हम इसको अब ऐसे लिख लेंगे
AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम B। कैसे लिखा? बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा वेक्टर। तो एक वेक्टर दूसरे के इक्वल आ गया, सम स्केलर टाइप, राइट। तो यही तुम्हारी लाइन की इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये वेक्टर में AP लिखा हुआ, मैं इसको पोजीशन वेक्टर में बदल देता हूं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमें पता है। तो AP को मैं लिख सकता हूं OP माइनस OA, लिख दिया। और बी वेक्टर तो ऑलरेडी बी वेक्टर है तुम्हारा, तो इसको कुछ मत करो। अब ओपी का कुछ हमने नाम रखा था, कुछ इसे डिनोट किया था, तो ओपी को हमने आर से डिनोट किया था, ओ ए को हमने ए से डिनोट किया था। बी बी है हमारा, इसको नहीं छेड़ेंगे। ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, अगर माइनस पसंद नहीं आ रहा तो इसको हम प्लस कर देंगे, दैट्स ऑल। तो यहां पे लास्ट में ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसी को तुम बोलते हो लाइन का इक्वेशन। बड़ी कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म कहते हैं इसको। आता समझ? ये फॉर्मूला तुम्हारा पूरा चैप्टर बनाएगा 3D का, ये वाला। R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये हमारे पास 3D में जो लाइन चल रही है उसका इक्वेशन का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कौन सी फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म। इसके अंदर वेक्टर ही वेक्टर है, R है, A है, B है। इज इट क्लियर? इसी को हम बदल देंगे कार्टेशियन फॉर्म में। बोलो किस फॉर्म में बदल देंगे? कार्टेशियन फॉर्म में बदल देंगे। सर क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म? ऐसा सोचो जिसमें आई जे के वेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसा आप सोचो। तो अब आर वेक्टर के कोफिशिएंट जो हैं, जिससे हमने ये लेट किया था, इसको हम अब लिखेंगे इसकी वैल्यू पोजीशन वेक्टर में, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमने आर को लिख लिया, इज इक्वल टू, फिर हम ए को, मैं जस्ट कन्वर्ट कर रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में कैसे जाना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एक वेक्टर फॉर्म दिया है तो उसको कार्टेशियन में कैसे बदलना है, तो वो अभी आप यहां पे सीखो इन जनरल, फिर क्वेश्चन में भी सेम ही करना होता है, ठीक है। तो ए क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये तो आता है ना करना, कोऑर्डिनेट्स अगर पॉइंट के तो बस आई जे के लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। लैम्डा और बी हमें दे रखा है ये रहा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपने कंपेयर करना है, तो पहले इसको सिंगल वेक्टर में बदल देता हूं तो आपको आसानी होगी समझने में। x1 और ये लैम्डा ए आई, इन दोनों में आई कॉमन ले लो, ऐसे तुम्हें ये सिंगल वेक्टर बना लेना ताकि कंपेयर कर पाए हम कोफिशिएंट्स को, आई जे और के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर पाए। इसके बाद y1 प्लस लैम्डा बी जे बाहर हो जाएगा, फिर z1 प्लस लैम्डा सी के बाहर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप दोनों वेक्टर देख रहे हैं, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। तो वेक्टर चैप्टर में हमने देखा कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो कैसे उसको डिफाइन किया है, आई जे के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, उनको इक्वल ले सकते हो। तो यहां पे तुम देखें, इधर तुम्हारे पास कोफिशिएंट है x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? यहां x1 प्लस लैम्डा ए। फिर y किसके इक्वल आ जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी। फिर z किसके इक्वल आ जाएगा? z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, दैट्स ऑल। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, जो फॉर्मूला बनाना है, जो एंड में एग्जैक्ट फॉर्म मिलेगी, इन तीनों से तुम लैम्डा की वैल्यू निकालो, ठीक है। इन तीनों से तुम लैम्डा की वैल्यू निकालो और उन तीनों को इक्वेट कर दो। यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन तीनों से तुम लैम्डा की वैल्यू निकालो, इन तीनों से तुम लैम्डा की वैल्यू निकालो। देखो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x माइनस x1 ए इसके नीचे आ जाएगा, x माइनस x1 ए इसके नीचे किसकी वैल्यू है? यहां से जो लैम्डा निकला, सेम लैम्डा यहां पे भी है, इसको भी निकालो। y माइनस वाई वन अपॉन बी, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, यहां से भी लैम्डा निकालो, z1 इधर आएगा, तो z माइनस z1 अपॉन सी। अब ये तीनों क्योंकि सेम स्केलर हैं, कांस्टेंट जो लैम्डा उसके इक्वल है, तो इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, तीन इक्वेशन दिख रही है, तीन मतलब तीनों इक्वल में दिख रहे हैं, इन्हीं को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये भी लाइन का इक्वेशन ही है बट कार्टेशियन फॉर्म है। जब एग्जाम में पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ तो ऐसा चेहरा तुम्हें लाइन का बनाना है, जब वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ऐसा चेहरा बनाना है, दैट्स ऑल। तो यहां पिक्चर में जो दिख रहा है इसके अंदर तुम्हें समझाया गया है वेक्टर फॉर्म कैसे बनती है, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनती है, दैट्स ऑल। और यही मेन टॉपिक तुम्हारा सिलेबस में है। इसी से नेक्स्ट फॉर्मूले तुम्हारे बनेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें करवाऊंगा, बट बेस उसका यही है।
लाइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी उनको समझ पाओगे, उन फॉर्मूलों को समझ पाओगे। इज इट क्लियर? तो ये आ गया। फिर इसमें डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ली जाती। देखो मेरे पास आर क्या है, a प्लस लैम्डा बी, ये पहला फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, ठीक। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला बताया आपने, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये कार्टेशियन फॉर्म है। फिर हमें इसके बारे में पूछ लिया जाएगा डायरेक्शन रेशियोज बताओ जी, डायरेक्शन रेशियोज बताओ लाइन की। तो भाई अगर कार्टेशियन में दे रखा है, अच्छा डायरेक्शन रेशियोज में सिंपल बता दूं, लाइन का पूछा है, इक्वेशन दे रखा है, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट है उनकी रेशियो लेनी है, उन कोफिशिएंट्स को लेना है। जैसे यहां पर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो ये बी वेक्टर वहां होगा, तो बी वेक्टर में जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं आई जे के, यानी इसके जो स्केलर कंपोनेंट दिख रहे हैं बस उनको ले लेना, ठीक। तो अभी इन जनरल ए बी सी है वो, और यही कार्टेशियन फॉर्म, जब तुम वेक्टर से कार्टेशियन में जाते हो तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं बी के, वो तुम्हारे पास यहां डिवाइड में दिख रहे होते हैं, तो इनको लिख देना। अगर कार्टेशियन में दिया तो डिवाइड में जो दिख रहा है वहां लिख देना, बट इसमें कंडीशन है कार्टेशियन में, ध्यान रखना कि एक्स वाई और जेड जो जनरल पॉइंट है उसके कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय वन के, प्लस वन होना चाहिए, तभी ये तुम सही लिख पाओगे। ऐसे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ली जाती है। आई होप इट इज क्लियर। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, तो लगभग हाफ चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। अब हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, और उसमें तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि तुम हाफ ऑफ द एक्सरसाइज को अच्छे से समझ आओ, फिर बाकी वाले नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट भी समझना है, सेकंड इमेज वाला क्वेश्चन भी करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बट पहले बेसिक अगर नहीं आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है जब क्वेश्चन घुमा के पूछा होता है कि सर ये क्या पूछ लिया। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन जरूर किया करो, उससे तुम्हारा बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और तुम मस्त तरीके से क्वेश्चंस को बना लोगे, ठीक है। ये लाइन का आ गया।